अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे पास, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे जो है राइटिंग टास्क टू में हमारे पास जो आ सकते हैं, उनको हमने थोड़ा डिस्कस किया था। राइटिंग टास्क टू का ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर जो है वो उससे पहले क्लास में देख चुके हैं हम। तो इसमें ये है कि हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो है वो ये चार क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स के जो ऐसे हैं, ये हमारे पास मोस्टली जो आप लोगों को ऐसे नजर आएंगे आपके टेस्ट में। उन इन चारों में से पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा चांसेस इनके हैं। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 5 टाइप्स हैं वो भी आ सकती हैं, तो उनको भी आपने जरूर देखना है। लेकिन ये अगर आपके पास टाइम कम रह गया है और आपका टाइम इसका एग्जाम करीब है, तो अगर आप इन चार को भी कवर कर ले तो वो भी उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन ये है कि बाकियों को आपने देखना जरूर है, उनको आपने बिल्कुल ऐसे छोड़ के नहीं जाना, तैयारी जरूर करके जानी है। तो ओपिनियन क्वेश्चंस का अगर हम बात करें, ओवरऑल जो हमारे पास राइटिंग टास्क टू का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि हमने पहले इंट्रोडक्शन, देन हमारे पास बॉडी पैराग्राफ वन होता है, देन बॉडी पैराग्राफ टू एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में ये है कि अब हम हमें क्योंकि ओपिनियन देना है, तो ओपिनियन में हमने या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। इसमें एक तीसरी चीज भी होती है कि हम न्यूट्रल अपना जो है वो ओपिनियन रखें। हम उसमें ये बात भी करें कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये टॉपिक है हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं यस वी एग्री विद दिस, स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से फायदा होता है उनको। और साथ ही फिर जो है हम कंट्रडिक्शन भी कर दें कि नहीं, इससे जो है वो उनकी जो फोकस लेवल है उस पर फर्क पड़ रहा है, तो हम बैलेंस्ड ओपिनियन भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये गलती होती है, स्टूडेंट्स जब इस तरीके की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है ना वो गड़बड़ कर देते हैं। किसी एक चीज़ को वो बहुत ज़्यादा ही जो है उस पर एम्फेसिस कर देते हैं और उससे उनका स्ट्रक्चर भी खराब होता है। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ना वो क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है उसमें ये चीज़ नहीं कर पाते। तो इसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कोई एक साइड जो है वो ले लें, या तो एग्री कर लें, टोटली एग्री करें, या टोटली डिसएग्री करें। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच रहती है और ये बेस्ट अप्रोच है कि आप किसी एक तरफ जाएं। तो इसमें यह है कि जब आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या करेंगे कि आप अपना ओपिनियन बताएंगे कि आप एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री करेंगे। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप उसकी दो फर्दर पॉइंट्स बता देंगे कि ये दो वजहें हैं जिनकी वजह से मैं एग्री कर रहा हूँ। फिर बॉडी पैराग्राफ में आप क्या करेंगे कि पहली बात बता देंगे कि मैंने क्यों एग्री किया है, उसको emphasize- जो आपने दो पॉइंट्स दिए हैं उसमें पहला पॉइंट जो है उस पर एम्फेसाइज करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर एक एग्जांपल देके आप पैराग्राफ वन कंप्लीट कर देंगे। फिर बॉडी पैराग्राफ टू में आप क्या करेंगे, इस आपने जो दूसरी बात की है उसको आप एम्फेसाइज करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है या ऐसा क्यों है। और फिर आप, अच्छी बात है कि एक एग्जाम्पल पे उसको भी एंड करें। और कंक्लूजन में आपने कोई नई बात नहीं करनी, जो दो बातें आपने की हैं उन्हीं को आपने दोबारा रीइंस्टेट करना है, दोबारा उनको लिखना है। आप पैराफ्रेज करके उन बातों को लिख सकते हैं और उन्हीं को, और एंड पे आपने ना एक स्टैंस लेना है कि जो मैंने बातें की हैं इस ऐसे में यही जो है इस चीज का सोल्यूशन है। और अगर इन चीजों को फॉलो किया जाए तो इससे बहुत ज्यादा जो है ना वो चेंजिंग हासिल की जा सकती है और इसके बहुत फायदे हैं। तो आपने कंक्लूजन इस तरीके से करना है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ये एक सैंपल ऐसे गिवन है, तो इसको तो मैं नहीं देखूंगा क्योंकि हमने लास्ट क्लास में काफी डिटेल में इसको देखा था। तो मैं क्विकली से नेक्स्ट ऐसे टाइप की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें देखें, आप लिखा हुआ है व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। तो आपको जरूरी नहीं है कि ये लिखा हुआ हो कि स्टेटमेंट में कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको देखें पैराफ्रेज करके भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज जो ऐसे टाइप है ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसे गलत आइडेंटिफाई किया और आप जो है ऐसे पूरा लिख दिए गलत, तो वो ये है कि उससे आपके जो है ना नंबर, आधे नंबर तो वहीं कट जाएंगे कि आपने पूछा, आपसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन पूछा जा रहा है और आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख रहे हैं। आपसे ओपिनियन ऐसे पूछा जा रहा है कि डू यू एग्री और डिसएग्री, वहां पे आप लिख के आ रहे हैं टू पार्ट क्वेश्चन का आंसर करके आ रहे हैं। आपको लगा कि इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरीके से नहीं करना, आपने आइडेंटिफाई करना जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो आप जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं तो उसमें इस तरीके से प्रोज एंड कॉन्स एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें ये है कि आप देखें कि सेम जो है, जो फॉर्मेट है वो यही रहेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ वन, बॉडी पैराग्राफ टू एंड देन कंक्लूजन। अब इसमें क्या करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ वन में आपके पास एडवांटेजेस आ जाएंगे, देन यू एक्सपांड ऑन दीज एंड देन गिव एन एग्जांपल। सिमिलरली
आप फिर दूसरे पैराग्राफ में डिसएडवांटेज चीज की तरफ चल जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजों का पूछा गया हुआ है। तो आप दूसरी पैराग्राफ में डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, फिर एक एग्जांपल देंगे, और एंड पे जो आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं उनको रीइंस्टेट करेंगे, दोबारा उनको लिखेंगे, और आप जो है दोबारा से ओके। तो उसके बाद इस तरीके से ना आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था जी डिस्कशन क्वेश्चंस। शुड गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन। अच्छा देखें, अब इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आपको कहीं भी ये तो थोड़ा सा एक ये जो इस जो डॉक्यूमेंट है इसमें थोड़ा सा चीजें डिटेल में नहीं लिखी हुई। जो एक्चुअल में हमारे पास आता है ना, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। एडवांटेज, ठीक है। वो एस स्टेटमेंट ना थोड़ी डिटेल में लिखी होती है। सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, अदर्स बिलीव हाउएवर बिलीव द स्टूडेंट इन बेस्ट प्लेस स्टूडेंट, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। तो थोड़ा डिटेल में आपको स्टेटमेंट गिवन होती है, और एंड पे आपको इंस्ट्रक्शंस भी गिवन होती है कि आपने इसमें 230 वर्ड्स लिखने हैं और आपने ये चीजें बतानी है। तो थोड़ा डिटेल में लिखी होनी होती है। तो ये जिधर से मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया है ऑनलाइन, मैंने उठाया था जहाँ से, तो उधर उन्होंने बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट्स लिखी हुई है। तो इस चीज से भी ना आपने ना वो घबरा परेशान नहीं होना कि ये तो बहुत ही, इससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और सर ये ये सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आइट्स एडवांटेज पे आप ज़रा जाएंगे तो अभी, तो वहाँ पे ना डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, उसमें मतलब वो व्यूज को भी करना है, फिर एक और पैराग्राफ ओपिनियन का भी लिखेंगे, अच्छा क्योंकि ये सर, मैंने ऐसा एक जी जी सर, अभी सर इस ये अलग से ऐसे टाइप है, इसमें डिस्कशन और ओपिनियन भी है। इसको हम कहते हैं, ये अभी हम वो आगे डिस्कस मिक्स करेंगे। टाइप वाला जो ये था। यस, ये मिक्स टाइप है, इसमें 3 पैराग्राफ आ जाते हैं जी। ये कुछ जी। इस तरीके के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड ओपिनियन। तो ये इसमें मिक्स टाइप मतलब में है। हम एक पहले एडवांटेज पैराग्राफ का में एडवांटेजेस पैराग्राफ, लिखेंगे, फिर सेकंड में डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और फिर तीसरे में हम ओपिनियन। ओपिनियन दे देंगे। ये एक वाइज ऐसे है जिसमें हम 3 बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हैं, बाकी सब में हमारे पास 2 बॉडी पैराग्राफ होते हैं। और आप इसमें चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ 2 बॉडी पैराग्राफ लिखें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को, और ओपिनियन को जो है वो अपने कंक्लूजन में ऐड कर दें, अगर आपके पास टाइम कम है और आप से नहीं वो चीज़ कवर हो पा रही। लेकिन ये है कि प्रेफर ये किया जाता है, अगर आपके पास मिक्स टाइप आई है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप यही फॉलो करें, एडवांटेजेस एडवांटेजेस एंड देन मूव टुवर्ड्स ओपिनियन। ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्कशन ऐसे है। डिस्कशन में इसने पूछ हमें जो है ना दोनों चीजें डिस्कस करनी होती है। डिस्कस हाउएवर अदर, अच्छा अब देखें, ये चीज स्टेटमेंट वहां पे नहीं लिखी हुई इधर। तो इसमें अगर लिखने शुड गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, व्हाट जिस तरीके से ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, सम पीपल बिलीव दैट ग्रोथ ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट, हाउएवर अदर बिलीव दैट एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास डिस्कशन। जी मैम समीना, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये सर ये डिस्कशन जो ये पार्ट है इसमें हम लोग जैसे रिसर्च वगैरह में जब डिस्कशन करते हैं ना तो हम लोग एस्पेक्ट्स डिफरेंट ऑथर्स की या डिफरेंट जो ऑलरेडी हुए होते हैं उनकी बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। जो हम लोगों के पास आर्ट्स में डिस्कशन में है कि हम लोगों ने जैसे सम पीपल थिंक, तो उसमें हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताएंगे, सॉरी एस्पेक्ट से बताएंगे कि जैसे अ, हम अगर डिवाइड कर दें अपने डिस्कशन पार्ट को एज ग्रुप्स में या कंट्रीज बेस्ड पे या क्या कि कुछ जो एशिया में इस तरह फॉलो किया जाता है या इस तरह जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ तो उसको मतलब कुछ ऑप्शंस एक ही जैसे सर्कल, जैसे अगर हम एज वाइज कर देते हैं तो किड्स किसी टॉपिक के बारे में इस तरह थिंक करते हैं, लेकिन जो ग्रोन अप्स होते हैं या ओल्ड एज के पीपल होते हैं उनकी जैसे अगर टीवी की उस पे था ना कि टीवी आपको इन्फॉर्मेशन, आपको टेलीविजन या सोशल मीडिया से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अगर हम लोग डिस्कशन में एज ग्रुप वाइज डिवाइड कर दें या कोई भी, यानी हम लोगों को कोई क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा ना डिस्कशंस पे लिखने के लिए। बाकी तो हमें पता है कि प्रॉन्स एंड कॉन्स में हम बता सकते हैं कुछ भी या किसी भी उसको एक साइड पे लेके जा सकते हैं अगर जो स्टार्ट में हमने किए, लेकिन डिस्कशन में अच्छा हमें
कुछ मेरा क्वेश्चन यही था, ठीक है, जैसे ठीक एज है मैम। नहीं है तो कंटिन्यू। मैं आपको इसका आंसर कर देता हूँ। इसमें सर अमीर हमजा ने 11 PM का एक सेशन है उनका, उन्होंने काफी मतलब राइटिंग का वो उनका कंप्लीट था। मैम फातिमा थी, सर अमीर हमजा थे। तो उन्होंने जब राइटिंग टास्क को स्टार्ट करवाया था ना, तो उन्होंने कहा था कि आपने इस ऐसे को, अगर आपने इसका आउटलाइन बनानी है ना अपने माइंड में कि मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आपने कहना है कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आपके माइंड में जो पहली चीजें आएंगी वो क्या चीजें आएंगी। मैं लाइक अगर आप किसी से ये क्वेश्चन पूछे तो उसका पहला आंसर क्या होगा। तो आप अपने साल आपसे सवाल अपने आप से क्वेश्चन करके देखें, तो आपके जहन में जो आंसर आए आप उसको लिख लें और उसको फर्दर आगे एक्सपेंड करें। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट्स की बात की हुई है कि शुड गवर्नमेंट्स प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ और आवर एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन कंजर्वेशन। तो आप देखें कि गवर्नमेंट्स को है वो फोकस करना चाहिए ग्रोथ के ऊपर, या एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी करना चाहिए। तो इसमें आप देखें दो तरह की डिस्कशन हो सकती हैं। एक मतलब एक तरफ एक साइड जो है वो ये कहेगी कि जी हुकूमत को जो है ना वो सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर फोकस करनी चाहिए, इकोनॉमी ऊपर होनी चाहिए, जीडीपी ऊपर जाना चाहिए, इंसानों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, जॉब्स जी अच्छी सर, होनी वो फिर चाहिए। वो पॉइंट्स हम और इकोनॉमिक लेकिन जो, ग्रोथ के अंदर कर देंगे, जी जी, पॉइंट्स लिख एक जो लेंगे, मेंशन कर देंगे। जो जो जी दूसरा पार्ट, जो दूसरा लोगों का व्यू होगा वो ये होगा कि नहीं, अगर हमें इंडस्ट्रीज लगानी है, हमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने रहना तो उसी मुल्क में है, हमारे पास एक ही प्लेनेट है। अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे, हम नहीं देखेंगे कि हम पॉइजनस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं। ऑल्दो इन इंडस्ट्री से हमें जॉब्स मिल रही हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म में तो यही है कि ऐसी तरफ तरक्की का क्या फायदा है कि जिससे हम जो है वो बाद में हमारे आने वाली जनरेशन को नुकसान हो। तो आप देखें आपके जहन में सिंपल इसका आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है कि इनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना है। आपने इसमें अब आपके जहन में स्केच बन गया। अब आप इस पे आराम से लिख सकते हैं। आप एक एक बॉडी पैराग्राफ में आप एक साइड लेंगी, दूसरे पैराग्राफ में आप अपोजिंग साइड लेंगी, और कंक्लूजन में आप बता देंगे कि जी एक तरफ की साइड ये सोचती है, दूसरी साइड तरफ की साइड ये सोचती है। लेकिन अगर हम ये है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की इस बात करते रहेंगे तो ये तो ठीक नहीं है, हमें इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को भी साथ देखना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो इट विल बेनिफिट नॉट ओनली अस बट आवर फ्यूचर जनरेशन, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। एंड इस तरीके से आप कंक्लूजन में लिख देंगे तो ये आपका आराम से राइटिंग टास्क को कंप्लीट हो जाएगा। जी सर, लेकिन ये इसमें जैसे अभी हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, तो डिस्कशंस में जैसे अभी आप एक और सैंपल बता रहे थे कुछ डिस्कशन का, मतलब एटलीस्ट होगा कि हम लोग कंपैरिजन वगैरह टाइप का कुछ, मतलब किसी को पॉजिटिव लेके चले और किसी को उसके साइड इफेक्ट्स साथ साथ बताते जाएं, इस तरह कुछ होगा? मैम यानी ये टू जो डिफरेंट ऑप्शंस भी पॉसिबल है या सिंगल भी ऑप्शन पॉसिबल है मैम कि एक जो सिंगल नहीं नहीं टॉपिक पे? आपका जो डिस्कशन ऐसे होगा ना उसमें आपको दोनों चीजें बताई होंगी कि दो चीजें दी होंगी कि एक सही किस्म के सही। लोग ये जी सोचते हैं, दूसरी दूसरी साइड है उसका जी। ओपिनियन ये है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो आप हाँ पहले सही, ठीक। एक जो लोग उस एक तरफ एक व्यू पॉइंट रखते हैं और जो लोग अपोजिंग पॉइंट करते हैं, आप दोनों व्यू पॉइंट को डिस्कस करेंगे और फिर आप कंक्लूड कर देंगे। अच्छा आज जो है ना हम सिर्फ ओवरऑल जितने भी ऐसे की टाइप्स हैं उनको देख रहे हैं। होपफुली अगर जी आज सर, ये जिसको कंप्लीट वो हो जाती हैं डिस्कशन तो करनी है। जी जी, कल से हम जो है वो फिर ये कि हर जो ऐसे टाइप है उसको डिटेल में देखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ हेल्प करनी है, आप लोग भी लिखेंगे साथ साथ टाइप करेंगे तो वो आपका ना उससे ज़्यादा और माइंड क्लियर हो जाएगा। और जी यस ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमने कल देखा था, लास्ट क्लास में देखा था। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम जो है ना वो आगे मूव करेंगे। उसमें यह है कि हमने हर ऐसे को रीड भी किया था और थॉरोली हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ें को देखा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन क्वेश्चन से। So this question type asks you to identify problems related to a situation and suggest solution. अच्छा ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है ना ये मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही ऐसे जो है ना बहुत सारे लोगों को अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि व्हाट चैलेंजेस डज अर्बनाइजेशन प्रेजेंट एंड हाउ कैन सिटीज अडॉप्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि अर्बनाइजेशन का present how can cities adopt challenges and how can cities adopt।
ठीक है, तो देखिए रिफ्रेश करके भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे मुझे अगर मिल जाए तो ये भी डिस्कस व्यूज है, एग्री सर डिसएग्री। प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप आईएलटीएस लिस्ट पे देख लें, शायद हाँ वहाँ पे वो जरा लिस्ट अच्छी बनी होती है। वो भी वो भी अच्छी अच्छी बात है। ऐसे ठीक है। प्रॉब्लम सोल्यूशन, कॉस्ट सॉल्यूशन है बट प्रॉब्लम सॉल्यूशन सर नहीं दिख। कॉज सोल्यूशन एक ही चीज है, कॉज सोल्यूशन प्रॉब्लम सोल्यूशन एक ही बात है। मतलब कॉज और प्रॉब्लम एक ही चीज है। अगर एक चीज प्रॉब्लम। की ये सर ये तो मतलब आइल्स में ये चीज तो होती है। अच्छा, ओके। तो मैं असल में क्या बात कर रहा था। अच्छा हाँ, मैं इसकी ना बताना चाह रहा था कि आपको ना किस किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम सोल्यूशन इज प्रॉब्लम फॉर दिस। ओके, इसकी स्टेटमेंट मैं देखना चाहता था कि लिखी हुई शायद है। नीचे हो थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा सा नीचे नीचे की तरफ जाएंगे आप, ऐसे अच्छा, मॉडल ये एक आंसर। मॉडल क्वेश्चन है। मैनी ऑफेंडर्स कमिट मोर क्राइम्स आफ्टर सर्विंग देयर फर्स्ट पनिशमेंट। व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाई दिस हैपनिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों हो रहा है ये, एंड व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट इज द सोल्यूशन। तो देखिए इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे। ठीक है, अब आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर सेम बाकियों की तरह ही होगा कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, एंड देन कंक्लूजन। अच्छा, हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में हमेशा पहले हम पैराफ्रेज करते हैं क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद आउटलाइन करते हैं अपने मेन आइडियाज कि हम कौन सी दो मेन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उन दो मेन प्रॉब्लम्स के रिलेटेड क्या हमारे सोल्यूशन। तो इसमें आप क्या करेंगे, पैराग्राफ 1 में आप जो आपने पहली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसको आप लिखेंगे और साथ ही उसका जो है ना सोल्यूशन ऑफर कर देंगे, और आप उसकी एग्जांपल दे देंगे कि ये जो अर्बनाइजेशन है ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर आप सिंगापुर की एग्जांपल देखें तो वो एक रिमोट छोटा सा आइलैंड है, और उन्होंने जो है वो अर्बनाइजेशन, पूरा मुल्क जो है उनका एक कंक्रीट जंगल बन गया, लेकिन ये है कि उन्होंने ना बड़े अच्छे से इसको प्लानिंग के थ्रू और प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह करके ना उन्होंने इस चीज को टैकल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में आप कह देते हैं कि सजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, सॉरी, प्रॉब्लम डिस्कस देम एंड ऑफर एग्जांपल। नहीं, अच्छा ठीक इसने है ये सर, कहा है कि सजेस्ट। आप सिर्फ प्रॉब्लम, पैराग्राफ 1 में सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें और सेकंड में जी। आप उनके ना सोल्यूशन दे दें। तो ये भी ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक अप्रोच ये भी है कि आप बैठे पैराग्राफ 1 में एक प्रॉब्लम बताएं, उसका सोल्यूशन दें, बैठे पैराग्राफ 2 में दूसरी प्रॉब्लम बताएं और दूसरी सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन बताएं। तो वो अप्रोच भी की जा सकती है, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि ये लिखा हुआ है और सैंपल ऐसे भी इसी के ऊपर गिवन होगा, तो हम इसी को देखते हैं। ओके, अच्छा, ये कोई रीड करना चाहे सैंपल ऐसे। अब मैं कर देता हूँ पहले, फिर बाद में बाकी पार्टिसिपेंट कर दें। ठीक है। Uh, okay. Introduction. The rapid pace of urbanization has transformed the world's landscape, bringing with it a host of challenges that demand urgent attention. In this essay, I will explore the problems posed by urbanization and propose a viable solution to address these challenges. यस So, सर, आप introduction देखिए। में उन्होंने ठीक है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने पहले तो पैराफ्रेज कर दी है, द रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन has transformed the world's landscape। फिर मतलब होस्ट ऑफ चैलेंज, ये वोकेबलरी तो अच्छी है, ये कुछ वर्डिंग्स आप लोग याद कर लें। होस्ट ऑफ चैलेंजेस मींस more and more challenges that demand urgent attention। I will explore the problems posed by urbanization, and ये देख रहे हैं वाइबल सॉल्यूशन, यानी कि अच्छा कोई Assalamualaikum, सॉल्यूशन sir. है जो Sir, do you have a इस wireless तरह mouse? का। ओके, सो इस तरह की वर्डिंग आप यूज कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग करते वक्त। और ये जो है ना, जब आपने पैराफ्रेज करने के बाद आपने अपना वो बोल देना है कि मैं प्रॉब्लम्स को जो है वो एक्सप्लोर करूंगा इस ऐसे में, और साथ में उसका सोल्यूशन भी दूंगा। फिर आप मेन बॉडी पैराग्राफ 1 पे आएंगे, जिसमें अभी पढ़ लेते हैं। ये अर्बनाइजेशन हैज गिवन राइज टू अ रेंज ऑफ प्रेसिंग इश्यूज
One significant challenge is the strain on urban infrastructure, including transportation and housing, as rural populations migrates to cities and demand for housing outpaces supply, leading to slums and inadequate living conditions. पहले उन्होंने जो है, यहाँ तक अगर मैं खाली बात करूं अभी, एक सिग्निफिकेंट चैलेंज की बात की, वो क्या थी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो दबाव आ रहा है या स्ट्रेन है, जो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसिंग, उसमें उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर में से दो, उन्होंने ये हम ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग को ले लिया है उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए। एज रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट टू सिटीज, जब जो है ना रूरल एरियाज, मतलब विलेज वाले लोग जो हैं वो सिटीज की तरफ रुख करते हैं, द डिमांड फॉर हाउसिंग आउटपेसेस सप्लाई, मतलब वो जो हाउसिंग की नीड्स बढ़ जाती हैं, साथ में क्या होता है कि लीडिंग टू स्लम्स एंड इनएडिक्वेट कंडीशंस, मतलब बहुत ज्यादा स्लम्स का यहाँ पे। सर उबैद आप बताएंगे मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग हम लेंगे स्लम्स से? सर स्लम्स हम कि कहते हैं जो ये झुग्गियां नहीं होती, लोगों ने जी, वो उसमें मतलब रह रहे लीडिंग होते टू हैं। स्लम्स, ओके ओके, हाँ, तो वो चीज आ लोगों के जाती है पास घर नहीं inadequate। होते तो वो मतलब फिर उनको इस तरह झोपड़ियों जी में और ये छोटे से एरियाज में जी रहना जी। पड़ता फिर आप देख सकते हैं उन्होंने सपोर्ट करने के लिए वो लिंकिंग वर्ड का यूज किया, और यहाँ से एडिशनली ट्रैकिंग ट्रैफिक कंजेशन एंड लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अंडरमाइन एफिशिएंट मोबिलिटी। ट्रैफिक के वाले से अब बात कर ली, हाउसिंग की उन्होंने कर ली बात ऊपर, अब ट्रैफिक की भी, जो पैराग्राफ में आपने जो पॉइंट दो किए थे ना, ट्रांसपोर्टिंग एंड हाउसिंग, तो आपने उन्हीं को ही एक्सप्लेन करना है, ना कि आप ऑफ टॉपिक चले जाएं, ठीक है? है। यस। पॉल्यूशन इज एन अदर क्रिटिकल कंसर्न एज इंक्रीज, ये उन्होंने थोड़ा सा पॉल्यूशन का मतलब ऐड कर दिया बात। पॉल्यूशन इज अनदर क्रिटिकल कंसर्न, बट उन्होंने कह दिया कि ये एक अनदर क्रिटिकल कंसर्न है, जिस मतलब अ, लाजमी एक बात है जो कि शहरों में पाई जाती है, एज इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड व्हीकुलर emissions degrade air quality endangering residents health। ओके, अच्छा वेहिकल पॉलिसी। सर, सर जी जी। इसमें मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर मैं लिंकिंग वर्ड यूज करूँ, मोर ओवर पॉल्यूशन इज अनदर, ये ज्यादा जी। बेटर रहेगा ना? हाँ सर, वो आप लिख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये जो पूरी लाइन है इसको काट दें, यहाँ पे आपको एग्जांपल देनी होती है। तो सर ये एग्जैक्टली। तो जैसे जी जी मैम, आप जी सर, कंटिन्यू सर करें। एक्स्ट्रा तो है, लेकिन सर नजमी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ना जब रीड कर रहे हो ना तो लिंक इसको थोड़ा सा लिंक मोर यस ओवर या एग्जैक्टली। हेंस वो बात लगा के बिल्कुल ठीक या है। इस तरह कुछ करके हम लोग वो इसको लिंक करते हैं, अदरवाइज ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हाँ, कर रही थी कि आउट ऑफ राइटिंग में। टॉपिक, जी जी यस, एग्जैक्टली। आप मोर एवर कर सकते हैं उसको। लेकिन देखिए यार, जब आपने दो प्रॉब्लम्स डिफाइन कर दी हैं तो उनसे जी स्टिक करें और आप ही आप जी जी। एग्जांपल दें और आगे चलें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि चैट जीपीटी से लिखवाए गए हैं, तो इसलिए कि थोड़ा सा इसमें ना हम्म। इस जी तरीके सर। से। तो सर मैं चाह रहा था कि आज जो है ना हम कंप्लीट कर लें सारे ऐसी टाइप्स का एक छोटा सा थोड़ा सा ओवरव्यू ठीक देख है, लें, फिर हम ठीक है इनको सर, डिटेल में जो है ना देख ठीक है लेते सर। हैं। तो चलिए अभी इसको नेक्स्ट। जल्दी रीड करना है। नहीं जल्दी नहीं करना सर, मतलब मैं चाह रहा हूँ ना कि हम थोड़ा सा और, तो मैं Okay, थोड़ा सा अगर लीड कर कर लूँ। ठीक है सर। अच्छा ठीक है। ओके। तो फिर देखें, इसने इधर दो प्रॉब्लम्स नहीं, तीसरी प्रॉब्लम भी बताई है, और उसको अब वो बताएगा कि टू काउंटर दीज चैलेंजेस सिटीज कैन अडॉप्ट प्रोएक्टिव मेजर्स। अब वो प्रोएक्टिव मेजर्स क्या है? पहला उसने कहा कि अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। उसमें स्मार्ट सिटीज आप बना सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते। गवर्नमेंट कंजेशन रोड्स पे कैसे कैन एलिविएट कंजेशन, कंजेशन मतलब रोड्स पे जो है वो ट्रैफिक कम कर सकती है, एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ कर सकती है। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट फिर आगे उसने एग्जांपल दी, फर्स्ट इंस्टेंस बस रैपिड ट्रांजिट इन क्यूबा एंड हैज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस्ड कंजेशन। ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि किस तरीके से आपने एक फ्लो में चीजें लेके जानी है। आपने इंट्रोडक्शन करवाया, आपने उसमें पहले रिफ्रेश किया अपनी बात, फिर आपने उसके अंदर अगर प्रॉब्लम सोल्यूशन है तो दो आपने बताया कि अच्छा यहाँ पे ना आपने बताना होता है कि मैं आगे कौन सी दो बात मुझे क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये अगर आप आइल्स एडवांटेज पे देखें ना, मॉडल एसेस, तो इनमें
बहुत अच्छी सी पिक्चर दी गई होती है। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम सोल्यूशन मिल जाए। अच्छा, कॉज एंड सोल्यूशन, ठीक है। द मोस्ट वायबल सोल्यूशन, अच्छा देखें, it is argued that in nation youth are not using the right to vote. This would hinder the political change and it would also result in policies made that are not benefit for young students. The most viable solution would be to create awareness among youngsters and younger generation and promote the to participate. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इन सम कंट्रीज यंगर पीपल आर निग्लेक्टिंग देयर राइट टू वोट, व्हाट आर कॉजेज एंड सोल्यूशन। तो उसने यहाँ पे मेंशन किया कि मैं किन चीजों की बात करूंगा। तो ये चीज रिकमेंड की जाती है कि आप इंट्रोडक्शन में ही ना थोड़ा सा अपना वो बता दें कि आप इस ख्याल में प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो उसने बताया कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि इट दिस वुड हिंडर पॉलिटिकल चेंज, ये प्रॉब्लम है। आल्सो रिजल्ट इन पॉलिसीज मेड नॉट बेनिफिशियल, तो ये दो प्रॉब्लम्स उसको लगे। और उसके लिए उसका सोल्यूशन क्या था, मोस्ट वायबल सोल्यूशन वुड बी टू क्रिएट अवेयरनेस एंड प्रोमोट अवेयरनेस और प्रोमोट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी चीज़ है ना, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर किया हुआ है इसमें ये चीज़ नहीं है, तो आपने ना इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए है। तो अभी हम सिर्फ देख लें, ठीक है। तो हम जो है ना फिर इसका कंक्लूजन देख लें, तो कंक्लूजन में उसने वही सारी बातें को ना किया कि हमें भी, अगर यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे तो वो उसको यही कहते हैं कि जो उसने दो बातें की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद उसने बताया था कि ठीक है, तो इससे आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिस अप्रोच विल नॉट ओनली एनहांस द क्लास। देखें, अब उसने अपनी बात को रीइंस्टेट किया और एंड में उसने ना बड़े चौड़े होके ये बात की कि जी जो मैंने सोल्यूशन पेश किए हैं इससे बेहतर तो कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। दिस अप्रोच विल नॉट ओनली enhance the quality of life for urban residents but also contribute to the overall well-being of society in the face of an increasingly urbanized world। तो मतलब आपने वसूख के साथ बात करनी है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है कि जो मैंने ऐसे में बात लिख दी है ना, अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाए तो दुनिया जो है वो, दुनिया में ना एक यूटोपिया कायम हो जाए, दुनिया बदल बदल जाए। तो इस तरीके से आपने ना अपने ऐसे को कंक्लूड करनी, आपने अपनी बात को रीइंस्टेट किया और एंड में थोड़ा सा आपने बता दिया कि जो मैंने चीजें बताई है ना, ये तो आज से पहले किसी को पता ही नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू पार्ट क्वेश्चन। यू आर प्रेजेंटेड विद द स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है कि इसमें ना एक तो इसकी बड़ी इसको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है कि इसमें एक तो क्वेश्चन मार्क डला हुआ होगा स्टेटमेंट में, और दूसरा ना हाउ, व्हाट, व्हेन, तो हम इनको कहते हैं WH क्वेश्चंस। तो उनसे जो है स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही होगी। हाउ हैज डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड वर्क प्लेस एंड व्हाट फ्यूचर एडवांसमेंट कैन बी एंटिसिपेटेड। तो इसमें पूछा गया कि कैसे, तो सवाल क्या है, कैसे। और दो पार्ट, मतलब दो क्वेश्चन के दो पार्ट क्या है। पहला पार्ट ये है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने वर्क प्लेस को इम्पैक्ट किया है, और इसका बट इसमें कौन सी फ्यूचर एडवांसमेंट हम देख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। तो सिमिलरली आपने क्या करना है कि पहले पार्ट ही पैराग्राफ वन में आपने पहले पार्ट को एक्सप्लेन करना है, उसको एड्रेस करना है, और सेकंड पार्ट में आपने सेकंड पार्ट को, कि पहले पार्ट में आप क्या बताएंगे कि वर्क प्लेस हाउ इट इज इम्पेक्टेड बाय द टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड पार्ट में आप बताएंगे कि व्हाट एडवांसमेंट कैन बी एंटिसिपेट। फिर कंक्लूजन में आप समराइज कर देंगे दोनों रिस्पॉन्सेज को। अच्छा, इसको अगर कोई रीड करना चाहे और इसको आउटलाइन करना चाहे, मतलब इसको एनोटेट करके बताना चाहे कि किस तरीके से उसने बात की गई है, अगर कोई करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आई विल डू इट। पार्टिसिपेंट्स प्लीज। आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, इससे मतलब अच्छा होता है, आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा बोलने के लिए। सर मैं रीड कर लूँ? ये सर आरिस, आप रीड भी कर लें और साथ साथ आपने हमें ये भी बताना है कि इंट्रोडक्शन में ना उसने दोनों चीज़ों को कैसे एड्रेस किया। Introduction. The integration of digital technology into workspaces has reshaped the dynamics of modern work environment, bringing forth both immediate changes and future possibilities. In this essay, I will delve
into the way digital technology has already transformed workplaces and discuss potential advancement that can anticipate it. यस ओके सर हारिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट डिलीव, इट्स डेल्व। ओके, आपने ख्याल रखना है प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आप स्पीकिंग में भी आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। डेल्व होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन। ओके सर। अब आप कंटिन्यू रखें। सर नीचे भी रीड कर लो। नहीं सर, आप बताएं ना कि ये इंट्रोडक्शन में उसने किस तरीके से इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। हम जो एक राइटिंग टास्क 2 में जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं, उसने पैटर्न को में क्या चीज़ फॉलो की है, थोड़ा सा आप बताएंगे कहाँ पे उसने कौन सी चीज़ को एड्रेस की है। ओके सर, थोड़ा मैं देख भाई। चलिए सर, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ कि देखिए उसने स्टेटमेंट क्या थी। स्टेटमेंट ये थी हमारे पास कि हाउ हैज टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड वर्क प्लेसेस एंड व्हाट फ्यूचर एडवांसमेंट कैन बी एंटिसिपेटेड। तो हमने क्या करना होता है, स्टार्टिंग लाइन में, इसको हम थीसिस स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो इसमें हम जो है उसको रिफ्रेज करते हैं कि the integration of digital technology into workspaces has reshaped the dynamics of modern environment, bringing forth immediate changes and future possibilities। तो आप देखें कि अगर हम ये स्टेटमेंट भी उठा के यहाँ पे लिख दें इसकी जगह, तो एक ही बात होगी, और इस स्टेटमेंट को रिमूव करके, सॉरी, उस इस स्टेटमेंट की जगह हम ये लिखें तो दोनों का एक ही मकसद बन रहा है। फिर देखिए उसने बताया कि इन दिस ऐसे आई विल डेल्व इनटू द वेज डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड वर्क स्पेसेस एंड डिस्कस पोटेंशियल एडवांसमेंट। तो इसका जो दो क्वेश्चन क्या थे, पहला क्वेश्चन था इम्पैक्ट की बात करनी थी और दूसरे में एडवांसमेंट की। तो उसने ये बात की कि मैं इसमें पहले बताऊंगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म्ड और इम्पैक्ट एक जब आपस में जूम आइनी अल्फाज हैं, दोनों का एक दूसरे का मीनिंग सेम है। इम्पैक्ट और ट्रांसफॉर्म को हम इम्पैक्ट की जगह यूज कर सकते हैं। और फिर उसने कहा कि एडवांसमेंट, तो एडवांसमेंट को ना उसने एडवांसमेंट का वर्ड ही यूज किया, उसको उसने रिफ्रेश नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद फिर बॉडी पैराग्राफ 1 आ जाता है और बॉडी पैराग्राफ 2 आ जाता है। तो ये कोई रीड करके बताए। अब देखिए बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में क्या होगा, 1 में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेगा और बॉडी पैराग्राफ 2 में वो एडवांसमेंट्स के बारे में बात करेगा। तो एनीवन वू लाइक टू annotate and read as well and explain it। ओके, द इम्पैक्ट ऑफ, सर मेरी आवाज आ रही? जी जी, आपकी आवाज़ है। The impact of digital technology on workplaces has been profound. Firstly, it has streamlined communication and collaboration, allowing teams to collaborate across geographical boundaries in real time. Tools like video conferencing and cloud-based document sharing have revolutionized how projects are managed. Moreover, automation powered by artificial intelligence has improved efficiency by handling routine tasks, freeing up employees to focus on more complex creative endeavors. These sir, थोड़ा, this has been particularly evident in industries like manufacturing, where robots have taken over repetitive and dangerous tasks. सर इसमें जो हम लोगों को पहले तो ये बता दिया कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़े साइज पे है, मतलब इनोमरस कह दें या बड़ी, यानी उसमें कि ह्यूज इम्पैक्ट है। सबसे पहले उसने क्या किया कि उसने प्लेस ले लिए जितनी भी जो इंटीग्रेट हो चुके हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन हम लोगों की हो रही है वो हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। तो वो हम लोगों की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं कि हम लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस जगह पे है, ये अब इस चीज को पीछे छोड़ के हम लोग हर टाइम ही मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसेस या जैसे अभी हम लोग ये कर रहे हैं ऑनलाइन जूम पे हैं या कुछ भी है, ये इस तरह के इन्होंने बता दिया एक दफा इसका यूजेज और ये सब कुछ कहाँ कहाँ हो रहा है। इसके बाद सेकंड पे उसने कह दिया मोर ओवर ऑटोमेशन पावर, जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी हम लोगों की जगह ले चुकी है। ये जो ह्यूमंस की जहाँ जहाँ एम्प्लॉयज पहले काम करते थे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में हम लोगों ने बहुत से ऐसे टास्क दे दिए जो, या रोबोट्स के थ्रू बहुत से ऐसे काम होने लग गए जो अच्छे भी हैं लेकिन वो कुछ डेंजरस लेवल पे भी मतलब कर रहे हैं। सर मतलब ये इसको ओवरऑल तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो जो यूजेज हो रहा है जहाँ जहाँ ये इस वक्त जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो ऑल अराउंड कैसे फैली है। यस मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत एक्सप्लेन किया।
तो मैं इसमें थोड़ी एडिशन कर लूँ। सर नजमी, जो आप बात कर रहे थे मोर आवर वाली बात, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई। तो वो एक बहुत अच्छा सजेशन था आपका। तो देखिए इस तरीके से आप ना कनेक्शन जी वर्ड सर, यूज कर क्योंकि ना सकते रीड करने के बाद भी समझ हैं। आने पे भी वो लग रहा था कि ये वाकई आप नेक्स्ट इसने बात की है किसी जी चीज जी। पे। यस। अच्छा, अब देखें इसमें ना उसने जो पहली बात पे वो किस तरीके से उसने क्लेम की, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया है कि हमारी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को इम्प्रूव कर दिया। और उसको भी थोड़ा उसने बताया कि कौन कौन से टूल्स हम यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड बेस्ड और फिर उसने थोड़ा सा और इसको एम्फेसाइज किया कि सिर्फ ये फायदा नहीं हो रहा हमें, इसका हमें ये भी फायदा हो रहा है कि अगर हम देखें कि जो एआई और ऑटोमेशन है उसने जो है वो हमारे टास्क में आसानी कर दी है, फ्रीइंग अप एम्प्लॉयज टू फोकस मोर ऑन कॉम्प्लेक्स एंड क्रिएटिव एंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे वो देखिए एग्जांपल को किस तरीके से उसने एग्जांपल दिया, दिस हैज पर्टिकुलरली एविडेंट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम ये करें कि फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, हम इस तरीके से भी एग्जांपल दे सकते हैं, दिस हैज बीन पर्टिकुलरली एविडेंट इन इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, देयर रोबोट्स हैव टेकन ओवर रेपिटेटिव एंड डेंजरस टास्क। तो ये एक बड़ी अच्छी तरीके से एक एक बहुत अच्छी अप्रोच है कि आप एग्जाम्पल भी दे दें और आप इस तरीके के वर्ड्स जो आमतौर पे यूज किए जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपने पैराग्राफ्स में इनपुट कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं। अच्छा, तो बॉडी पैराग्राफ टू भी इसी तरीके से है कि वो उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग दिस। फिर एडवांसमेंट, फ्यूचर एडवांसमेंट्स की बात करें तो AR VR, AI ड्रिवन एनालिटिक्स, कस्टमर इंटरेक्शन, स्मार्ट ऑफिसेज, IoT डिवाइसेज, और ये सारी चीज़ें जो है ना हमें बहुत फायदा करेंगी। और फिर कंक्लूजन में जो है ना वो वही सारी बातें करके उसको कंक्लूड कर देता है। तो फिर हम आगे चलते हैं जी मिक्स टाइप क्वेश्चंस पे। ओके, तो बस ये आज हम इसी को आखिरी डिस्कस कर लेते हैं मिक्स टाइप को। और मैं चाह रहा था कि आज हम सारे कंप्लीट कर लेना, तो और कल से हम जो है ना वो थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करें कि ऐसे आइडेंटिफाई करें कौन सा ऐसे हमारे पास है, क्योंकि ये जो हमारे पास है ना वेबसाइट, ये लिंक, इस पे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ऐसेज हैं। और इसमें हम कल ये एक्सरसाइज करेंगे कि एक बंदा स्टेटमेंट रीड करेगा और फिर आप सबने गेस करना होगा कि ये कौन से ऐसे की टाइप है। ठीक है, तो फिर ये कि इंशाल्लाह परसों से हम जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग जो है वो अभी खुद से भी, अगर आप लोग जो है थोड़ा सा अपनी आइल्स की तैयारी की जर्नी में थोड़ा सा आगे हैं, अगर आप लोगों को राइटिंग टास्क टू लिखना आता है, तो आई विल रिकमेंड कि आप कैम्ब्रिज की कोई भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करके आप जो है वो गूगल ड्राइव पे उसको अपलोड करें, हमें उसको उसकी कमेंट्री की एक्सेस देके लिंक जो है वो शेयर करें। और सब जो लोग हैं जो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं वो उसको वो भी रिव्यू कर सकते हैं और हम भी अपना रिव्यू कर देंगे। तो ये चीज़ आप ये भी आप साथ साथ कर सकते हैं। जी सर, सुबान, सॉरी सर, सुबान जी। एंड सर आखिर यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने वही पूछना था कि ये जो आपने बताया कि इसके हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स हैं आइल्स एडवांटेज एडवांटेज पे, तो अगर किसी का जो है वो आइल्स करीब हो तो उसको मतलब कितने कितने करने चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक, तो इसके बारे में थोड़ा सर गाइड कर। आपने, यस सर सर, स्पेसिफिक आई गेस टास्क। आपने सर शहीद की टॉक सुनी थी कल की। जी जी। सर उसमें उन्होंने तो आंसर किया था आई गेस इसका। वो उसमें बता रहे थे कि वो एक चैट जीपीटी है स्पेशल, तो यस उससे आप सर। उसको रिव्यू करवा सकते हैं। जी जी। हाँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब हमें कितने ऐसे कर लें और कौन नहीं कौन सर, से आप टॉपिक। देखें, आप जो ये पहली चार टाइप्स है ना, जो आज कल भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की, कभी भी डिस्कस करें, आप इनको बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, और बाकियों की ना आप देख लें कि किस तरीके से होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको ना यही चारों में से कोई आ रहा होगा, या पांच कर लें सर ये वो छह जो हैं। आपने कल एक्टिविटी करवानी है वो यही है ना, वो गाइड कर देंगे कि कौन सी वाला कौन सा ऐसे किस टाइप के अंडर आ रहा है। हाँ, उसमें हम वो यही जो कर रहे आपने होंगे अभी कि हम आइडेंटिफाई कर रहे वो होंगे उसमें कि ये हम लोगों को स्टेटमेंट जो है। थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जी, जी जी। मैं तो मतलब अभी इनका देखें, अभी आंसर हम, दे रही थी सर का कि जी जी, चलिए ठीक अच्छा है। सर उबैद, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो हमें उसमें इडियम्स वगैरह भी यूज करनी चाहिए या सिंपल बस नॉर्मल जो लैंग्वेज सर होती है। जितनी अच्छी आप वोकेबलरी यूज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज, जितने आप अच्छे लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं आप यूज करें। लेकिन ये है कि ये जो ऐसे है ना, इसमें ज्यादातर ये है कि एज सच इडियम्स का इस्तेमाल नजर तो मुझे नहीं आया।
कहीं कहीं भी यूज होता है। लेकिन ये कि ज्यादातर ये ना वो थोड़े से इसको हम कह सकते हैं कि एकेडमिक एसेज होते हैं, तो इसमें इडियम्स जो है ना वो बहुत कम ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि आप इसको यूज कर सकते हैं तो आप यूज करें, उसकी कोई वो ममानियत नहीं है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि लाइक हम ऐसे, मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम यही होगा, राइटिंग वाला। तो इसके लिए मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? आज मेरा पहला दिन है आइल्स प्रिपरेशन में, तो अच्छा। फॉर एग्जाम्पल यस मैं सर। आर्टिकल्स, ज़्यादा आर्टिकल्स पढूं ताकि मेरे पास अच्छी हम्म। इंफॉर्मेशन हो। कोई किसी भी टॉपिक पे अगर कोई ऐसे आ जाए तो बिल्कुल। मेरे पास वो मतलब एक माइंड में काफ़ी इंफॉर्मेशन हो कि मैं उसको लिख सकूँ आराम से। यस सर, ऐसा ही है। आप ये सारी चीजें करें। इंग्लिश में आप वीडियोस देखें, मतलब जो भी आप डाटा कंज्यूम कर रहे हैं वो इंग्लिश में करें। इंग्लिश एनवायरनमेंट में रहें, लोगों के साथ बात करें तो इंग्लिश में बात करें। लेकिन आपको ऐसे ऐसे आसपास नहीं मिलेंगे। तो कल शहीद की अगर आप टॉक देखें तो उसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ें की थी। आप स्लैक चैनल में जाएंगे तो आपको ना ऊपर वो हमने पिन किया हुआ है, जितनी भी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको एक्सेल शीट में मिल जाएंगी, तो आप वो एक देख लें। दूसरा मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि ना जो राइटिंग का पार्ट है ना, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ, टोटल 4 पार्ट्स होते हैं आइल्स के टेस्ट में। तो ये एक हिस्सा है। अगर आपकी ये एरिया वीक है तो आप बाकी 3 एरियाज को जो है ना उस पे आप फोकस करें। और जो लिसनिंग और रीडिंग है ना वो आपके अपने नंबर है, वो आपके नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो राइटिंग और स्पीकिंग है उसमें क्योंकि एक इंसान ने जज करके हमें मार्क करना है, तो वहां पे ये है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इस वजह से हो जाते हैं। लेकिन आपने लिसनिंग और रीडिंग में ना कैपिटलाइज करना है, और जितने मैक्सिमम वर्ड आप वहां पे ले सकते हैं ना, आप अगर वो चीज कवर कर ले तो ये राइटिंग जो है ना वो आपके लिए, अगर इसमें थोड़े से कम भी हो जाए तो लाइक 6 और 6.5 भी आ जाए तो आप वो कवर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो मैम शफक आप पूछ लें। सर मेरा ना टेस्ट है 28 को, और मैंने अभी कल से स्टार्ट किया राइटिंग टू। तो मतलब है ना, समझ में नहीं आ रहा कि ना कौन से ऐसे टॉपिक्स हों जिनको जिनको मतलब हमने पढ़ लेना चाहिए ताकि इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लें, क्योंकि सर टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं ना। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आप रिकमेंड करें कि हाँ जिनके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए, हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए ताकि अच्छा किसी भी मैम। टाइप का अगर आता है तो जी हम जी। लिख सकें। यस मैम, आपके पास जो नॉलेज है ना वो इनफ नॉलेज है आपके पास। कोई भी ऐसे आपको दे दिया जाए वो आप लिख सकती हैं। इसमें आप ये कर सकती हैं कि ना आप बीबीसी की जो है वो स्पेशल, मतलब उनकी ना पॉडकास्ट होती हैं या स्पेशल उनकी ना डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, आप वो देख सकती हैं। उसमें उन्होंने डिफरेंट इश्यूज की बात की गई हुई होती है। तो इस तरीके से ना क्लाइमेट हो गया और टेक्नोलॉजी, एआई, तो मैम ये कुछ टॉपिक्स हैं, आपको पता है कि ये चीज़ आजकल दुनिया में ना हर कोई इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो आप वैसे उनको देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से ना हर किसी को वो तैयार करने की जरूरत है। अगर आपने कैम्ब्रिज में जितने भी आपको ऐसे टाइप्स क्वेश्चन, अगर आपने सारी बुक्स के देखे ना, जितने भी ऐसे उसके एंड पे मेंशन है हर एग्जाम, मतलब 4 उसके अंदर हमारे पास सैंपल टेस्ट होते हैं। तो अगर आप उन्हीं को सारों को, उन्हीं टॉपिक्स को अगर आप कवर करके करके चले जाएं तो वो भी आपके लिए इनफ होगा। लेकिन अलग से ये आपको ना इस तरीके से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आपको ये चीज़ आप पता हो कि किस टाइप का ऐसे आ सकता है और उसमें मैंने क्या लिखना है। और आपको ना रूब्रिक्स का पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ के नंबर मिलेंगे। बस आप इस चीज़ पे फोकस करें तो ज़्यादा इसमें ना वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर उबैद, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें फॉर एग्जांपल इस ईयर मैंने अप्लाई करना है, तो मुझे कब तक अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना चाहिए? सर आप सितंबर के अंदर अंदर अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास जो ये टाइम लाइन है ना ये अगस्त से लेके दिसंबर तक होता है। इसमें हमारे पास जो है ना वो एडमिशन्स हो रहे होते हैं। इसमें मतलब पूरे साल ही चल रहे होते हैं। प्रोफेसर जो होते हैं वो पूरे साल ही स्टूडेंट्स को लेते हैं। लेकिन ये जो टाइम होता है ना इसमें जो है वो क्या कह सकते हैं कि सेल लगी हुई होती है। तो ज्यादा लोगों के एडमिशन जो है ना इस टाइम पे प्रोफेसर्स को फंडिंग अप्रूव हो रही होती है और ज्यादा स्टूडेंट्स वो इस तरफ देख रहे होते हैं। नहीं तो ये कि ओवरऑल पूरे साल ही जो हाई कोर्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है कि अभी मैंने ना मतलब हाई कोर्ट को तकरीबन 2 हफ्ते पहले ज्वाइन किया था ना। तो मैंने तकरीबन 2 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा मैंने भी आपकी तरह जॉब छोड़ के ही इसमें आया हूँ। तो मेरा वो जॉब का एक्सपीरियंस जो है, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था मर्स्टैक में। तो अभी मुझे प्रोफाइल अच्छी करने के लिए और भी मतलब कुछ चाहिए। अभी लीड कोड वगैरह मैंने इतना नहीं किया हुआ, लीड ये कोड भी सर, तकरीबन। जी सर, वो तो लीड कोड हो जाएगा आपका। आप आइल्स जल्दी से जल्दी आप कर लें। बाकी आपकी प्रोफाइल जो है ना वो साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी। आप आइल्स जी कर जी। लें ताकि ये है कि फिर आप ईमेल्स वगैरह करना शुरू कर सकें। ओके सर, थैंक्स। बाकी ये है कि वीकली वेबिनार्स ज्वाइन किया करें।
और उससे जो है कि आपको आप अप टू डेट रहेंगे, हर नॉलेज आपकी सर अपडेट इसमें रहेगी। मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप जो है ना मॉक टेस्ट में आपके ना कांस्टेंट स्कोर्स आ रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल 8 आ रहा है, 8.5 आ रहा है लिसनिंग रीडिंग में, और वो कांस्टेंट एक ही जैसे हैं, कोई 2-4 दिन लगातार आप कर रहे हो, तो फिर आप आई थिंक रेडी हो, फिर आप दे दो फिर। और मतलब राइटिंग भी आपकी अगर अच्छी है